आज हम लोग हृदय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हृदय की एनाटॉमी, कैसा हृदय दिखता है। आमतौर पे जो पिक्चरों में हृदय दिखाया जाता है कुछ ऐसा नहीं होता। होना कैसा चाहिए हम बताते हैं। बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, जिसमें 4 पोस्ट पाए जाते हैं। आप लोगों को दुख हो रहा होगा कि फिल्म में धोखा हो गया, आज तक पिक्चरों में ठीक से नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप लोगों को सामने जो दिख रहा है वो जो है हृदय है। क्या है ये? हृदय है, ठीक है। वहाँ बना हुआ है, वो आप सबके साथ आज तक धोखा हुआ है। सच्चाई ये है, इसमें कहीं किसी को बसाने की जगह ही नहीं है, सिर्फ खून ही खून रहेगा। हाँ, अब देखिए 4 जो प्रकोष्ठ है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। हृदय, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमारे बाएं हाथ में हृदय। आमतौर पर बाएं पक्ष में, शरीर के बाएं हिस्से में हृदय पाया जाता है। कभी कभी करोड़ों लाखों लोगों में कभी कभी वो राइट में भी हो सकता है, ठीक है। आमतौर पर वो बाएं पोर्शन में पाया जाता है। अब ये हमारा बायां हाथ है ना, हमारा बायां हाथ है, यह हमारा दायां हाथ है। जो भी कुछ को सब हाँ बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा दायां हाथ है, तो अब हृदय का ये दायां हिस्सा होगा, ठीक है। ये दायां हिस्सा होगा। नाम देखिए क्या क्या है। हाँ, नाम एक बार मैं बता दे रहा हूँ। एट्रियम, हिंदी में बोलेंगे आलिंद। वेंट्रिकल बोलेंगे निलय। एक बार इसे कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एट्रियम को आलिंद बोलेंगे, वेंट्रिकल को निलय बोलेंगे। यह अंतिम बार है जब मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से इसे, मैं बोलूंगा एट्रियम तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये आलिंद की बात हो रही है, ठीक। मिटा दें। ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर ने ये क्या बना दिया। इतना अच्छा हृदय की बात चल रही थी, सर ने फिर वो बीच में जो है कड़वा कर दिया। आप लोग मीठा मीठा ही जानेंगे। यह है लंग्स और यह है ब्रेन, ठीक है। यह है ब्रेन और यह है लंग। जब भी हृदय को पढ़ाया जाता है बच्चों, तो उसे ब्रेन, लंग और पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स के सापेक्ष पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें चर्चाएं होती हैं पूरे शरीर के विषय में, ठीक है। पंप अकेले लेकर क्या करेंगे, पंप अकेले लेकर क्या करेंगे जब तक कि उसका काम ना हो। उसका काम है खून को सप्लाई करना पूरी बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये बना दीजिए, इसके बाद फिर शुरू करें। चलो अब बेटा यहां देखिए, दाहिना हिस्सा जो ऊपर के 2 चैम्बर है उसे बोलेंगे एट्रियम, इसे बोलेंगे एट्रियम, इसे बोलेंगे वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो है वो है राइट का मतलब दायां एट्रियम, और ये है लेफ्ट
एट्रियम। समझ में आ रहा है बच्चों? ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है राइट, लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, यहां तक बना लिया आप लोगों ने। ब्रैकेट में राइट एट्रियम को आर ए लिख दीजिए शॉर्ट में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को आर बी लिख दीजिए, राइट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम को एल ए, और इसे लिखेंगे एल बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बना लिया, तुरंत कर लिया आप लोगों ने। अब एक बार फिर से बनाइए आप लोग इसे, अब मटेरियल शुरू होगा। अब इसमें 3-4 बार ये बनेगा आप लोगों का। ठीक है, एक बार बन गया, अब दूसरा जगह पे फिर से ये बनाइए। अब हमारे पास तो ऑप्शन है, मैं मिटा लेंगे। आप लोग एक नया बना लीजिए। क्यों? इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। ये था राइट एट्रियम, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हर चीज में हाँ, हर चीज में हाँ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नया बना लिया आप लोगों ने, इसमें लिख भी लिया। अब जो पहला वाला फिगर बनाया है उसको खोलिए। अब जो पहला वाला फिगर बनाया उस पर चलिए। ठीक है, यहां आ गए, यहां पे देखिए, इसे कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है ये? ट्राई, CUSPID, ट्राइकस्पिड वाल्व, VALVE, VALVE। हाँ, यहाँ वाला पहले वाले, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है दो वाल्व, उसे कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। अच्छा, इसे कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। ये पहले वाले फिगर में ही नोट करना है आपको, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या सेमी ल्यूनार वाल्व या सेमी ल्यूनार वाल्व। ठीक है बच्चों, ल्यूनार का मतलब चंद्रमा, आधा चंद्रमा वाला वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व। नोट करिए पहले वाले में ही। डू इट फास्ट बेटा। अब एक सिंपल तीसरा फिगर बनाइए जिसमें यह भी हो, यह भी हो और यह भी हो। यह आप लोग इसको पेज के सबसे निचले हिस्से में बनाइएगा ताकि ऊपर जो है वेन्स को और आर्टरीज को ले जाने की जगह बची है। जैसा हमने बनाया, एक पेज ले लीजिए, उसमें नीचे की तरफ यह बना लीजिए, और हाँ, इसे थोड़ा सा बड़ा सा बनाइएगा। किसी का लंग बड़ा हो जा रहा है, किसी का ब्रेन बड़ा हो जा रहा है, ये भी बड़ा बनाइए इसको। ठीक है, अब बेटा यह देखिए, यह शरीर का नीचे बॉडी बनाते हैं। ठीक है, बॉडी, लोअर बॉडी लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हेड, यानी अपर बॉडी। क्या हो जाएगा ये? अपर बॉडी। यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो बेटा, अब ये अपर बॉडी लोअर बॉडी क्या चीज है? गर्दन, नेक
और हेड के रीजन को अपर बॉडी, उसके नीचे की सेल्यूलर को मैं लोअर बॉडी मान रहा हूँ। ठीक है, ये और ये समझ में आ रही बात। यहां से बच्चों मैं कंजम्पशन से बात कर रहा हूं। टिश्यू है, टिश्यू में रेस्पिरेशन हुआ, श्वासोश्वास हुआ। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि घुल गया किसमें? हीमोग्लोबिन में। अब कैरी कौन कर रहा है? ब्लड कैरी कर रहा है। ब्लड में घुला हुआ है ना कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो कैरी किया जा रहा है ब्लड के द्वारा। तो लोअर बॉडी से एक वेन खून को लेकर के आएगी और राइट एट्रियम में डाल देगी। ये कौन सा ब्लड होगा? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अपर बॉडी से भी एक वेन लेकर के आएगी और राइट एट्रियम में खुल जाएगी, और इसमें भी क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बनाते जाओ साथ, छूट जाओगे तो बहुत दूर हो जाओगे। इसको कहेंगे, चूंकि ये नीचे का मतलब इंफीरियर, ऊपर का मतलब सुपीरियर। जो ऊपर वाले आलम सुपीरियर है, मतलब हम बड़े हैं। तो जो हेड है वह अपने आप को मानता है कि मैं सुपीरियर हूँ, नेक मानता है कि मैं सुपीरियर हूँ, और बाकी पोर्शन क्या है? भाई ठीक है, तुम खून दोगे, तुम चलाओगे तो हम चल लेंगे। तो ये लोग क्या है? इंफीरियर हैं। तो जो लोअर बॉडी से लेकर के आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसे कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। INFERI हुआ, इंफीरियर वेना कावा। इसे कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। SUPERIORVANACAVA। बच्चों कहीं भी दिक्कत हो प्लीज आस्क इसमें ना, क्योंकि छूट जाएगा तो जिसने छूटा वो बहुत बड़ी मिस्टेक हुआ, जिंदगी भर नहीं समझ में आएगा। अभी सबको समझ में आ रहा है ना? तीन ही चीज पढ़ाई है। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और पढ़ाया है कि जो लोअर बॉडी से खून को लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन हो गया, लेकर के आया और राइट वेंट्रियम में खुल गया, राइट वेंट्रियम में डाल दिया खून को। तो वो कौन लेकर आ रहा है? इंफीरियर वेना कावा। और अपर बॉडी से कौन लेकर के आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा। सारा खून कहाँ जमा हो रहा है? अभी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम, दाएं निलय में, दाएं आलिंद में जमा हो रहा है। ठीक है, हिंदी की चर्चा ना करें, हिंदी बहुत महान है, लेकिन हमें यहाँ पे इंग्लिश की चर्चा करनी है। ठीक है, बाद में हम लोग इसे आलिंद निलय कर लेंगे ना, अभी तो समझ लेते हैं। यहां तो अब भरा, इसमें खून भरते गया, दबाव पड़ा इन दरवाजे पे। अब ये दरवाजे खुल गए, यह दरवाजे केवल और केवल बाहर की तरफ खुलते हैं, केवल और केवल अगर चाहेंगे इसमें से खुलना तो नहीं खुलेंगे, ये दरवाजे सिर्फ इधर की तरफ खुलेंगे, सिर्फ किले की तरफ, निलय की तरफ, वेंट्रिकल की तरफ खुलते हैं, सिर्फ वेंट्रिकल की तरफ खुलते हैं। यहां आया और खुल गया तो यहां जमा हो गया। ठीक, ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां आ गया? यहां से यहां आ गया। डीऑक्सीजनेटेड मैं ऐसा नीले रंग से बना रहा हूं बेटा, और यहां लिख देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने अनऑक्सीकृत ब्लड। बेटा स्पेलिंग तो नहीं कहीं समझ में आ रही है? ऐसा दिक्कत तो नहीं हो रही है स्पेलिंग समझने में? तुरंत पूछिए। और यहां भी डीऑक्सीजनेटेड ही होगा, ऊपर से लेके आ रही है, नीचे से लेके आ रही है। शरीर दो हिस्सों में बांट दीजिए, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। यहां से कौन सा खून आएगा इसके अंदर? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा खून आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। यहां से कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड।
ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब आ गया यहां पर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में अब बेटा वेंट्रिकल में आ गया है खून, तो अब ये कौन सा खून आया है? डीऑक्सीजनेटेड। अब इसको तो ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन मिलती कहां पर है? खून पूरे शरीर में कार्बोक्सीकृत जो खून है उसको ऑक्सीकृत खून में कैसे बदला जाता है? लंग्स में। कहां बदलता है? लंग्स में तो चेंज होता है खून। आप श्वासोच्छ्वास पढ़े हैं, वहां पे जब ब्लड ले जाया जाता है लंग्स के पास, तो वहां पे नाक से ऑक्सीजन आई रहती है, इसका प्रेशर ज्यादा रहता है, इसका प्रेशर कम रहता है, तो एक्सचेंज हो जाता है। यही तो है श्वासोच्छ्वास। तो अब इसका मतलब कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यहां आ गया। अब यहां से कुछ ऐसा किया जाए कि उसको लेके चला जाए लंग्स में, लेके चला जाए लंग्स में। लंग्स में ले जाने के लिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी काम में आएगी। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द आएंगे, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। आमतौर पे मैंने बताया है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की जाती है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसीलिए वेन्स शरीर के ऊपर होती है और नीले रंग की होती है, जबकि आर्टरीज क्या होती हैं? लाल रंग की होती है और ऑक्सीकृत होती है। लाल रंग की होती है और ऑक्सीकृत होती है। एकदम क्लियर है। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर पल्मोनरी आर्टरी हो गई तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड होगा। ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर पल्मोनरी आर्टरी हो गई तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, और अगर पल्मोनरी वेन होगी तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। मैं लिख के बता दूं क्या? तब समझ में आएगा। किसी किसी का चेहरा सस्पिशियस लग रहा है। आमतौर पे अगर वेन्स हैं तो वो क्या कैरी करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, लेकिन अगर पल्मोनरी वेन है तो वो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक। अगर आर्टरीज हैं तो वह क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। आप लोग स्टार लगा के लिख भी लेना, ऐसे एक डब्बा बना लेना। और अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी किसको करेगी? बोलो भाई। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नोट कर लीजिए, इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो बच्चों, अब यहां से हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहे हैं लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहे हैं कहां पर? लंग्स में। तो सीधे यहां से इन सब से होते हुए सीधे कहां जाएगी? लंग्स में। सीधे कहां जाएगी? लंग्स में। और अब डीऑक्सीजनेटेड है पल्मोनरी आर्टरी, इसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। नोट कर लेना बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ रहा है? किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो बताओ, एक बार और बता देते हैं। कंफ्यूजन है? अपने पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे भर गया, इसको ऑक्सीजनेशन के लिए कहीं भेजना पड़ेगा, और पूरे शरीर में ऑक्सीजनेशन एक ही जगह होती है, वो है अपना लंग्स। यहां से पंप किया गया, और पंप करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर से, देखो नीले रंग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, ठीक है, दिख रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आ गया, दिख रहा है। अब डीऑक्सीजनेटेड यहां चला गया,
यहां पर ऑक्सीजन से वो मिक्स हो गया, ऑक्सीजन से मिक्स हो गया। यहां से अब एक वेन निकलेगी, ठीक है, यहां से एक वेन निकलेगी जो कि लेकर के आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम। यहां तक बना लिए, फिर आगे दिखाते हैं। अब इसमें कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इधर से कौन सा आएगा? और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लाल रंग का होगा, तो लाल रंग से बनाया जाएगा। ठीक है, इस आर्टरी को, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमेशा, नॉर्मली वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। लेकिन सामान्यतः आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। बना लिया है यहां तक? कोई छूट ना जाए बच्चों, इसीलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। अब लेफ्ट एट्रियम में, यहां देखो, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया, इतना दबाव पड़ा कि ये जो सेमी ल्यूनार वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व लिखा है ना आप लोगों ने, यह खुल जाएगा, यहां से किसमें आ जाएगा ब्लड? इसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन ब्लड का कलर कौन सा होगा यहां पर? लाल रंग का। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, लाल का मतलब ऑक्सीजनेटेड। अब यहां भर गया क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत ब्लड। देखो बेटा, यहां क्या भर गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब शरीर को पंप किया जाएगा, पूरे शरीर में भी तो जाना है, क्योंकि आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर से मंगा लिया। अब शरीर को क्या भेजेंगे आप? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो भेजने के लेफ्ट वेंट्रिकल में ही, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही एक मोटी सी नली निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो कि नेक और ब्रेन रीजन को भी जाती है और पूरे शरीर को भी ब्लड की सप्लाई ले जाती है। नेक ब्रेन का मतलब अपर बॉडी में, नेक और ब्रेन का मतलब अपर बॉडी में। ये है ब्रेन,
ये है नेक रीजन। इसका क्या मतलब होता है? ये अपर बॉडी के पार्ट है। किसके पार्ट है? अपर बॉडी के पार्ट। लेकिन ब्लड का कलर कौन सा होगा? रेड, लाल। ठीक है, इसको कहते हैं अओर्टा। क्या कहेंगे? अओर्टा, या हिंदी में अरोटा। ठीक है, अओर्टा बोलते हैं, अओर्टा। इसे कहेंगे अओर्टा। ठीक है, अओर्टा। लेकिन अच्छा ये बताओ, शरीर में सबको खून मिल गया, लोअर बॉडी को मिल गया, अपर बॉडी को मिल गया, लेकिन क्या अभी हार्ट को खून की सप्लाई हुई है? नहीं हुई है, जबकि सबको पंप वही कर रहा है, सबको पंप। यह तो अन्याय है, यह तो अन्याय है। अन्याय, नेचर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। उसने कहा नहीं नहीं, हार्ट को भी खून की सप्लाई हुई, क्योंकि पूरी बॉडी को वही कर रहा है। उसने क्या किया, इसी अओर्टा से एक आर्टरी निकलती है जो कि हार्ट को भी खून की सप्लाई करती है, और इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। इसमें कौन सा खून आएगा? ऑक्सीकृत खून आ जाएगा। यहां पे इसको मैं खींच के लिख रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोरोनरी आर्टरी, ये किसकी सप्लाई करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, ऑक्सीकृत ब्लड की सप्लाई करती है। किसको? हार्ट को। हार्ट को करती है। अब एक बार समराइज कर दें, कंफ्यूजन दूर कर दें। थोड़ा बहुत तो आई ही होगी, क्यों आई है कुछ कंफ्यूजन? हाँ, शुरुआत करें। अब की बार शुरुआत करते हैं फिर से लोअर बॉडी और अपर बॉडी से। लोअर का मतलब गर्दन के नीचे का हिस्सा, लोअर का मतलब गर्दन के, अपर का मतलब नेक और ब्रेन का हिस्सा, अपर का मतलब नेक और ब्रेन का हिस्सा। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, लोअर बॉडी से लोअर बॉडी में श्वसन की क्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व हुआ, हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ब्लड में वो तैर रहा है। ठीक है, अब इसको लेके चलना है कहां पर? हार्ट में। कहां पर? हार्ट में। जो लोअर बॉडी से लेकर के आ रही है वेन, इसे कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर क्यों है? क्योंकि वो नीचे है, क्योंकि वो लोअर बॉडी से ला रही है। अच्छा, जो ऊपर से लेकर के आ रही है, वह लेकर के आ रही है किसको? सुपीरियर वेना कावा के द्वारा आ जा रहा है। कहां लेकर के आएगी? राइट एट्रियम में। कहां आएगी? राइट एट्रियम, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में लेकर के आएगी। भरते गया। एक लिमिट के बाद से इसका प्रेशर इतना बढ़ा कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ध्यान दीजिए, ट्राइकस्पिड, वो वाल्व खुल जाएंगे और ब्लड किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे, दाएं निलय में आ जाएंगे। अब यहां तो भर गया, अब यहां भरता गया। अब ये पंप करेगा तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाने का काम करेगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन काम करेगी? पल्मोनरी आर्टरी। अरे भैया, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में बदलना भी तो होगा, तो उसको कौन करेगा? ऑक्सीजन को खून में डालने का तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का अपने लंग्स का है, अपने लंग्स का। यहां से पंप करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर के चली जाएगी कहां पे? लंग्स में। कहां ले जाएगी? लंग्स में। ठीक, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट? खुद आंख बंद करके सोचेंगे। एक बार आंख बंद करिए सभी लोग और सोचिए क्या चल रहा है भैया। चलिए मैं बोले जा रहा हूं, आप लोग सोचे जाइए। आंख बंद है सबकी, शैतानी नहीं, आंख खुली नहीं रहनी चाहिए। आंख खुली तो शक्ति नहीं मिल पाएगी आप सबको। लोअर बॉडी से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में। ठीक है, पहुंच गए राइट एट्रियम में सभी लोग। अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा लेकर के आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां डालेगी वो भी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में अब धीरे धीरे खून का ज्यादा बढ़ते गया। अब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गए और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में यहां से अब इसको ऑक्सीजन में मिक्स करने के लिए लेकर के जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी लंग्स में, लेकर के जाएगी लंग्स में। अब आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बच्चा क्लियर हुआ? अच्छा, लंग्स में लेकर चली गई। अब लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड, अब यहां ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन, ब्लड का कलर क्या हो गया? लाल। नीला से क्या हो गया? लाल। अब लाल रंग की खून को पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में धीरे 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 खून भरेगा। अब बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं नीले में। अब यहां से पंप करेगा, तो यहां से पंप करके पूरे शरीर में सप्लाई करनी है। पूरे शरीर में सप्लाई होगी ऑक्सीजन वाली ब्लड की, ऑक्सीजन युक्त ब्लड की पूरे शरीर में सप्लाई होगी। पंप किया, यहां से अओर्टा नामक एक मोटी जो है धमनी लेके जाएंगे, उस आगे जाकर के वह ब्रेन को चली जाएगी अपर बॉडी में, फिर चली जाएगी लोअर बॉडी में, चली जाएगी और उसी से एक और ब्रांच निकलेगी, तीसरी ब्रांच, जिसे कहेंगे कोरोनरी आर्टरी। वह किसको सप्लाई करेगी? हृदय को। किसको करेंगे? हार्ट को। हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी, क्योंकि अगर उसे ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट कैसे काम करेगा? और पूरी दुनिया, पूरे शरीर को बांटने वाले हृदय को अगर नहीं ब्लड मिला तो नेचर के अगेंस्ट जाएगा। यह तो अन्याय है, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी ने हार्ट को भी सप्लाई कर दी है। ठीक, अब बच्चों अक्सर लोग कहते हैं कि ज्यादा फैटी सामान खाएंगे तो आर्टरी जाम हो जाती है। ध्यान दिया है? आर्टरी जाम हो जाती है। तो कहां कहां की आर्टरी जाम हो सकती है? खून में ज्यादा वसा रहेगा तो हृदय को, जो कोरोनरी आर्टरी है, अगर यह जाम हो गई तो हृदय को खून की सप्लाई नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी और आपके ऊपर जाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अतः फैट रहित भोजन और सही दिनचर्या का उपयोग करें। बच्चों अब बताएंगे कैसे पंप हो रहा है, कैसे पंप हो रहा है, हृदय कैसे धड़कता है, हृदय कैसे धड़कता है। ठीक है, हृदय कैसे, दिल कैसे धड़केगा आप सबका। जब आपसे पूछेगा कि हृदय की क्रियाविधि को समझाइए तो आप लोग यहीं लोअर बॉडी अपर बॉडी से शुरू करेंगे और जैसे जैसे हमने बताया है, पहले यहाँ आएगा, फिर से पंप होगा, फिर जाएगा लंग्स में, फिर यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पंप होगा, यहाँ जाएगा, फिर कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को सप्लाई होगी, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। ये है क्रियाविधि, ये है क्रियाविधि। अब इसमें होगा हृदय कैसे धड़कता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मिटा रहा हूं इसको। हृदय कैसे धड़कता है, यानी कि कैसे इनमें संकुचन होगा, कैसे शिथिलन होगा। देखो, हृदय जब धड़क रहा है, धड़कने का मतलब संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन। बच्चों जब हृदय को संकुचित होता है तो उसे बोलते हैं सिस्टोल, संकुचित होता है तो सिस्टोल, और जब रिलैक्स्ड होता है तो उसे बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल, ऐसे करके देख लो, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिस्टोल, डायस्टोल, मैं नोट करके बता रहा हूं। संकुचन को, हृदय के संकुचन को लिख दीजिए साथ में, हृदय के संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को, शिथिलन मतलब रिलैक्स होना, शिथिलन को
डायस्टोल कहते हैं, डायास्टोल कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में। हृदय की जो पेशियां होती हैं बच्चों, हृदय की पेशी, उसे बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक, बेसिकली हृदय दो प्रकार के हो सकते हैं। हृदय बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं, लिखते जाओ, हृदय के प्रकार। जो पहला हृदय है, या मैं तो ऐसे बनाता नहीं हूं, मैं तो ऐसे बनाता हूं फ्लो चार्ट में। आ जाओ। हृदय दो प्रकार के होते हैं, मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट। लिख लीजिए, मायोजेनिक हृदय और न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हृदय और न्यूरोजेनिक हृदय। बच्चों, जब मसल्स के एक्टिविटी के द्वारा हृदय धड़के, तब उस प्रकार के हृदय को कहते हैं मायोजेनिक हृदय। हृदय को धड़कने के लिए जब मसल्स काम करें, मसल का मतलब मांसपेशियां काम करें, तो इस प्रकार के हृदय कहेंगे मायोजेनिक हृदय। जब न्यूरोजेनिक हृदय का मतलब होगा हृदय को धड़काने के लिए न्यूरॉन्स जो है बिजली का शॉक दें, न्यूरॉन्स जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा हृदय को धड़काएं, तब उस प्रकार के हृदय को कहेंगे न्यूरोजेनिक हृदय। फिर से सुन लीजिए, जब मांसपेशियों की गतिविधि के द्वारा हृदय को धड़काया जाता है, तो इस प्रकार के हृदय को मायोजेनिक हृदय कहते हैं। जब न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा हृदय को धड़काया जाता है, तो इस प्रकार के हृदय को कहते हैं न्यूरोजेनिक हृदय। मायोजेनिक हृदय हम लोगों में पाया जाता है, यानी कि सामान्य कशेरुकी में पाया जाता है। यह पाया जाएगा एनेलिडा में और पाया जाएगा कुछ आर्थ्रोपोडा में, और इसमें लगभग सभी में इस प्रकार का हृदय पाया जाता है। तो ये पाया जाएगा एनेलिडा संघ में, और पाया जाएगा कुछ आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड, प्राण क्या है एक प्रकार का? आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये मोलस्कों तथा सामान्य कशेरुकी में, मोलस्क का मतलब घोंघा, इसका उदाहरण हो जाएगा, और मोलस्का कर लीजिए, और सामान्य कशेरुकी वर्टिब्रेट्स में। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। जो हृदय की पेशियां होती हैं बच्चों, उसे कहते हैं कार्डियक मसल। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। हृदय 3 प्रकार की पेशियों से मिलकर के बना होता है। हृदय 3 प्रकार की, हार्ट जो है 3 प्रकार की पेशियों से मिलकर के बना होता है। पहला अंदर की तरफ एंडोकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, और बाहर की तरफ एपिकार्डियम। कार्डियम। ठीक है, एक फिगर से हम इसे समझ पाएंगे। सपोज करिए मैं हृदय के अंदर की दीवार बना रहा हूं। हृदय के अंदर की दीवार, यहां से ध्यान दीजिए, यहां वाले से हृदय के अंदर की दीवार बनाएंगे, तो अंदर की तरफ क्या रहेगा? एंडोकार्डियम। अंदर की तरफ क्या रहेगा? एंडोकार्डियम। और इसके बाद क्या है? चैम्बर। इसके बाद क्या है? जिसमें खून आगे रहेगा, चाहे वो एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो सकता है ना। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है?
कार्डियम। इसके बाद इसकी लेयर जो है 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। बाहर की तरफ एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम और अंदर की तरफ एंडोकार्डियम। तो अब मैं बीच वाली लेयर बना रहा हूं बच्चों, जिसे कहेंगे मायोकार्डियम। अब इसके बाहर वाली दीवार, इसे कहेंगे एपिकार्डियम। आप यह समझ सकते हैं कि यह दीवार तो यहां से लेकर यहां तक सब एक ही कैसी बनी है। तो हमने इस टुकड़े को काट करके यहां जूम करके आपको दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? जूम करके आपको दिखा। यह तो देख लिया आप लोगों ने किस किस लेयर की बनी हुई थी। अब बच्चों कैसे हृदय जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है। हृदय के कॉन्ट्रैक्ट होने को क्या कहेंगे? सिस्टूल। शिथिलन को क्या बोलेंगे? डायस्टूल। कॉन्ट्रैक्ट दबना, पिचकने को क्या कहेंगे? सिस्टूल। और खुलने को कहेंगे डायस्टूल। ठीक। अब हम बात करेंगे सिस्टूल और डायस्टूल। ये अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है एक वेन। इसका क्या नाम होगा? हाँ बोलो। वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जहां सुपीरियर वेना कावा आकर के खुलती है इसे कहेंगे राइट एट्रियम। इसे क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल। इसे क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम। और इसे क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबको क्लियर है? जहां ये खुलती है उसी के पास एक मसल्स का बना हुआ ऐसे नोड पाया जाता है। मसल्स का बना हुआ ऐसे नोड पाया जाता है। एस पूरा नाम है साइनो आर्टरी ट्रिकुलर नोड। साइनो आर्टिकुलर नोड। ऐसे नोड कहां पे खुलता है? जहां पे सुपीरियर वेना को आके मिलती है उसी के पास में साइनो आर्टिकुलर नोड मौजूद रहता है। मौजूद रहता है। बच्चों ये जो पूरी जो कार्डियक मसल है, हार्ट को कार्डियक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। तो कार्डियक के अंदर पाई जाने वाली मसल जो कार्डियक मसल बोली जाएगी। कार्डियक मसल, हर मसल की जो प्रत्येक सेल है, मसल की जो प्रत्येक सेल है, मसल का मतलब मांसपेशियां, उसकी जो सेल है बच्चों वह आपस में जुड़ी रहती हैं। आमतौर पे हमने देखा है कोशिकाएं ऐसी जुड़ी रहती हैं, ऐसा नॉर्मल देखा है ना? हाँ। लेकिन फर्क क्या है? हार्ट की मसल में फर्क है। हार्ट की मसल जो है आपस में इस तरह से जुड़ी रहती हैं कि उनके बीच में एक गैप बना रहता है। बीच में एक गैप बना रहता है। इसका फायदा क्या है? जितनी मसल जुड़ी रहेंगी अब उनके बीच में एक गैप बना रहेगा। मसल में गैप बना, तो यहां सभी मसल्स में सारी मसल एक दूसरे से जुड़ी रहती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इस प्रकार से जुड़ी रहती है। इसको कहते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलेंगे? गैप। यहां भी, यहां भी, यहां भी, सबको क्या बोलेंगे? गैप जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां पे मिलती हो चीजें, जहां पे चीजें मिलती हो। और गैप का मतलब छेद या जहां पे सेल वॉल न पाई जाए, इसे क्या कहेंगे? गैप जंक्शन। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको स्टार लगा के कि हृदय की पेशियों की कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से गैप जंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। हृदय की पेशियों की कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के द्वारा गैप जंक्शन से जुड़ी रहती हैं। गैप जंक्शन से जुड़ी रहती हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई जो
कार्डियक मसल्स हैं उसकी प्रत्येक कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी तो रहती है लेकिन गैप जंक्शन से जुड़ी, पूरा नहीं जुड़ती है, गैप जंक्शन से जुड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका साइटोप्लाज्म है इसमें जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है, किसी का किसी में भी आ जा सकता है, आ जा सकता है। इसका एक फायदा भी है बच्चों, क्या? अगर हम इसको दबाएंगे तो ये फूल जाएगा। कभी गुब्बारा दबाया है? एक जगह दबाते दूसरा जगह फूल जाता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं बच्चे, करते हैं ना? ठीक उसी तरह से है। इसका मतलब है कि अगर हम यहां दबाएंगे तो यहां भी थोड़ी देर फूल जाएगा, इंपल्स पहुंच जाएगी। यही क्रम चलता रहता है पूरे कार्डियक मसल्स में, पूरे कार्डियक मसल्स में। ध्यान दीजिएगा, दबने से क्या होगा? इंपल्स बनेगी। दबने से क्या होगा? लहर। इंपल्स का मतलब लहर बनेगी, इंपल्स का मतलब लहर बनेगी। उस लहर से क्या होगा? यहां दबाएंगे तो यहां आ जाएगा, यहां से यहां, यहां पूरे में सब में फैल जाएगा। एक पचका तो आगे जाके दूसरा पचकेगा, तीसरा पचकेगा, चौथा पचकेगा, पचकते पचकते यहां तक चला आएगा। ठीक है, जब एक पिचक के इधर पड़ जाएगा तो वो वाला रिलैक्स हो रहा होगा, एक जो रिलैक्स हो रहा होगा। इतनी बात ध्यान रखिए, एक पिचकेगा तो फिर अगला वाला भी पिचकेगा। ठीक, और जो पिछला वाला है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, पिछला वाला है जो रिलैक्स होना। क्या? कोशिकाएं, मैं बात कर रहा हूं कोशिकाओं की। ये पिचका तो ये फूला, फिर ये पिचकेगा तो ये फूलने लगेगा। ऐसे क्रम आगे बढ़ते चला जाएगा। अब सुनो, ऐसे नोड को कहते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट। पेसमेकर ऑफ द हार्ट पूछेगा बच्चों प्रश्न, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? तो एसए नोड को, साइनो आर्टिकुलर नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। लिख लीजिए, पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ठीक है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। अब ऐसे नोट, ये एस और ए है बेटा, ये एस लिखा है और ये क्या लिखा है? ए लिखा है। ऐसे नोट के बाद यहां पर एक नोड होगा जिसे बोलेंगे ए वी नोड। क्या बोलेंगे? ए और वी नोड। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इधर जो लिखा हुआ पोर्शन है मिटा देना। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके आगे कुछ पतले पतले कोशिकाएं ऐसे 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 मसल्स बनी रहती हैं। इसको कहेंगे बंडल ऑफ हिस। बंडल देखो लिखते हैं हिज, पढ़ते हैं हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस। और ये आकर एक जगह इकट्ठा होगी, एक जगह इकट्ठा होगी। जहां से ये इकट्ठा होगी बच्चों, वहां से शुरुआत हो जाती है अपने इस चैम्बर की, इस चैम्बर की शुरुआत होती है। उसमें इस तरह के एक मसल्स लिपटी हुई रहती है, मसल्स लिपटी हुई रहती हैं। और वो मसल्स यहां तक भी ऐसे 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 ये जो भी है, जो भी ये स्प्रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, इसे बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। ठीक, अब देखो, ऐसे नोड से एवी नोड, ऐसे नोड से एवी नोड को जोड़ने के लिए तीन प्रकार के
इंटरनोडल फाइबर, दो नोड के बीच में पाए जाएंगे इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर यहां देखिए, एक, दुई और ये तीन, ठीक है, तीन। ये होगा पोस्ट इंटरनोडल फाइबर, पोस्ट, ये बीच में है तो मिडिल, और ये है पोस्ट, मिडिल और एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब प्रथम हो जाएगा, जो सबसे फर्स्ट पाया जाए, एंटीरियर। क्या है ये? इंटरनोडल फाइबर है। क्या है ये? इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर, इसको बना लीजिए। अब आप लोगों ने सुन रखा हो कि हृदय जो है 72 बार धड़कता है। किसी किसी का 200 बार भी धड़कता है क्या? नहीं। कभी कभी तेज धड़कने लगता है कब? जब पता हो कि एग्जाम होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या टीचर मारने, मम्मी मारने वाली धक 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 करता है। ओह माय गॉड, है ऐसा होता है ना, बहुत तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन सामान्यतया 72 बार भी धड़कता है। सामान्यतया कितनी बार धड़कता है? जानती हो क्यों 72 बार धड़कता है? क्योंकि जो SA नोड है वह उसे 72 बार इंपल्स जनरेट करता है। SA नोड 72 बार इंपल्स जनरेट करता है। तो अगर SA नोड को 72 बार इंपल्स जनरेट किया, इंपल्स माने, इंपल्स का मतलब पंप किया, इंपल्स का मतलब पंप किया, 72 बार किया, इंपल्स जनरेट किया। इंपल्स का मतलब धड़कन में बेटा, धड़कता है, जनरेट किया, ठीक है। और ये जो AV नोड है बच्चों, इसका काम ये 45 बार, ये धड़कता है 45 बार, ये धड़ गया कितना? 45 बार। GENERAT जनरेट करेगा, नोट कर दिया। और ये जो पुरकिंजे फाइबर है बच्चों, यह जो है करीब करीब 20 से 25 बार, 20 से 25 बार इंपल्स जनरेट करेगा। ठीक है। क्या मतलब है इसका, ये जानो। अगर ऐसे नोड ठीक से काम कर रहा है, ऐसे नोड ठीक से काम कर रहा है, तो उसके नीचे सभी लोग हैं, चाहे वो AV नोड हो, बंडल ऑफिस हो या पुरकिन, सब उसके नीचे आते हैं। उनको मजबूरी में 72 बार काम करना पड़ेगा, 72 बार धड़कना पड़ेगा। ठीक, मान लो किसी ने ऐसे नोट किया कि चलो आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मैं काम नहीं करूंगा, तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे आ जाएगी सारी जिम्मेदारी, AV नोड पर आ जाएगी। अब ये AV नोड क्या करेगा बच्चों? इसका तो भाई 45 बार ही काम करके थक जाएगा, 45 बार ये काम करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा? 45 बार ही धड़केगा। 45 में धड़केगा तो उस समय हार्ट रेट क्या हो जाएगी? 45। उस समय हार्ट रेट क्या हो जाएगी? 45। लेकिन हार्ट रेट 45 होने से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड है उनकी सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक से नहीं हो पाएगी। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। अतः ऐसे नोड को 72 बार धड़कना आवश्यक होता है। ऐसे नोड को 72 बार धड़कना आवश्यक होता है। कभी कभी बच्चों किसी बुजुर्गों में या किसी को भी होता है कि ऐसे नोड ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, ऐसे नोड ठीक से काम, तो उनको क्या करते हैं? उनके हृदय के ऊपर एक पेसमेकर लगा देते हैं, एक पेसमेकर लगा देते हैं। ठीक, कुछ नहीं, उनका हृदय बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन क्या हुआ? ऐसे नोड ठीक से काम नहीं कर रहा। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है बेटा, छोटी डिब्बी जैसी होती है, उसमें 2 तार आते हैं, उसको ले आके यहाँ पर, इसी के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन करके कंधे का अंडर डाल करके लगा देते हैं इसको।
एसएल नोड खराब हो गया, पेसमेकर लगा दिया। इसके ऊपर क्या लगा दिया? पेसमेकर, क्योंकि एसएल नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। पेसमेकर से क्या मतलब है? पेस का मतलब होता है स्पीड, और उसको बनाने वाला, स्पीड को बनाए रखने वाला। मैंने अगर 72 बार दौड़ रहा है तो उसे 72 बार दौड़ना बनाए रखने वाला जो मशीन है उसे कहेंगे एसए नोड या पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो जिसका एसए नोड खराब हो जाएगा उसको कौन सा नोड, कौन सी मशीन लगेगी? पेसमेकर। कौन सी लगेगी? पेसमेकर। अच्छा, अब ये धड़का बच्चों 72 बार धड़का, इंपल्स को यहां से एवी, एसए नोड से एवी नोड तक ले जाने में समय लगेगा, समय लगेगा ना। यहां तो मान लो ये बाकी सारी चीजें एट्रियम जो है गैप जंक्शन से, सारी चीजें गैप जंक्शन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहां से यहां आने में तो समय लगेगा ना बच्चों, वहां से यहां आने में समय लगेगा। यहां से एसए नोड से यहां तक चला, एसए नोड से यहां तक चला तो लगभग 0.02 से 0.03 सेकंड लगता है, सेकंड लगता है। किसको पार करने में? ये जो इंटरनोडल फाइबर है इनमें, यहां से यहां एसए नोड से एवी नोड तक, लिख लीजिए एसए नोड से एवी नोड तक इंपल्स को आने में 0.02 से 0.03 सेकंड लगता है। अच्छा, अब इस एवी नोड से इंपल्स मान लो यहां से चल के यहां आ गई, इस एवी नोड को क्रॉस करने में, इस एवी नोड को क्रॉस करने में लगभग 0.09 सेकंड लगता है, 0.09 सेकंड लगता है। लिख लीजिए एवी नोड को क्रॉस करने में इंपल्स को 0.09 सेकंड लगता है। फिर बंडल ऑफ हिस को क्रॉस करने में या बंडल ऑफ हिस से गुजरने में इंपल्स को 0.04 सेकंड लगता है, 0.04 सेकंड लगता है। ठीक है, 0.04 सेकंड लगता है। नहीं समझ में आ रहा? अब बता रहे, अगर समझ में आया तो हमारी जरूरत क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, हुआ ये सारा जो हृदय है वह गैप जंक्शन से जुड़ा हुआ है, गैप जंक्शन से। लेकिन अगर एक बार बीट हुआ, एसए नोड एक बार बीट हुआ तो वहां से इंपल्स बनी, इंपल्स को वहां से यहां तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा, कुछ समय तो, इस समय को कैलकुलेट किया गया, इस समय को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो जैसे बिजली हमारे घर में आने से पहले जहां बनती होगी वहां से चली, फिर ट्रांसफार्मर में गई, फिर उस थर्मस के तारों द्वारा हमारे घर के पास वाले ट्रांसफार्मर में आई, फिर उस ट्रांसफार्मर से हमारे घर के मेन स्विच में आई और फिर हमारे अप्लायंसेस में गई, हमारे अप्लायंसेस में गई ना। ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर कैलकुलेट किया गया है। कैसे? ऐसे नोड डीजे ट्रांसफार्मर बीट किया इसने 72 बार, यहां से इंपल्स इन तारों से होते हुए कहां पहुंचा? एवी नोड पे। ऐसे नोड से एवी नोड पर पहुंच गया। अब ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में आने में समय लगा होगा ना, उस समय को कैलकुलेट किया गया, पाया गया कि 0.02 से 0.03 सेकंड लगता है, 0.02 से 0.03 सेकंड लगता है। फिर एवी नोड थोड़ा दिखने में छोटा सा है, एवी नोड को क्रॉस करने में, जैसे सागर से निकल के बीना पहुंचने में 1 घंटा समय लगा, 1 घंटा समय, तो उसी तरह से एवी नोड में भी तो दूरी है ना, उस दूरी को पूरा करने में 0.09 सेकंड लग जाता है। 0.09 सेकंड मतलब अगर यहां से इंपल्स चली तो इसको क्रॉस करके यहां पहुंचने, एक बार ये सिस्टोल हुआ तो यहां पर सिस्टोल होने में 0.02 सेकंड से 0.023 सेकंड लगेगा, फिर यहां से यहां सिस्टोल होने में 0.09 सेकंड लगेगा, फिर यहां से बंडल ऑफ हिस को क्रॉस करने में 0.04 सेकंड लगेगा। इसका मतलब यह हुआ अगर हम इन तीनों को जोड़ दें 0.02, एक एवरेज मान लें 0.02, 0.09, 0.04, हम इसको जोड़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, 9 4 13 2 15, 5 और 1 यहां, सही है ना। लगभग 0.1 सेकंड, लगभग 0.1 सेकंड की डिले हो जाती है।
इसका क्या मतलब हुआ, एक बार देखो बच्चों, एक बार एट्रियम पिचक गया तो इसको वेंट्रिकल को पचकने में लगभग 0.1 सेकंड की देरी हो जाएगी, वेंट्रिकल को पहुंचने में 0.1 सेकंड की देरी हो जाएगी। बहुत आसान है, ये मेरा राइट और लेफ्ट एट्रियम को एक मान लो, राइट और लेफ्ट एट्रियम को एक मान लो, और इसको मान लो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये पचका, साथ साथ इसको भी पिचकना होता है, लेकिन ये जब पचकेगा तो इसके पिचकने में लगभग 0.1 सेकंड की देरी हो जाएगी, लगभग 0.15 सेकंड की देरी हो जाएगी। ये समझ में आ रही बात है? एट्रियम पिचका, अब ये पिचकेगा, ठीक, क्योंकि 0.1 सेकंड की देरी है, 0.1 सेकंड की, ये जब पिचक जाएगा और ये, तो फिर ये पिचकेगा, तो फिर पहले ये पिचका, फिर ये पिचकेगा, पहले ये पिचका, फिर ये पिचकेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक बार ये पिचक रहा है तब तक ये खुला रह रहा है, फिर जब ये पिचक रहा है तो ये खुला रह रहा है, समझ रहे बात? अल्टरनेट हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये, जब एट्रियम पिचका हुआ है तो वेंट्रिकल खुला हुआ है, जैसे ही पिचका थोड़ी देर बाद इसको होश आया इसे पिचकना है तो ये पिचकेगा, तब तक ये रिलैक्स हो रहा होगा, तब तक एट्रियम क्या हो रहा होगा, रिलैक्स हो रहा है। एक बार फिर से समझाएं, यहां से यहां पहुंचने में कितने सेकंड की देरी, 0.02 से 0.03 सेकंड की देरी, एवी नोड को पार करने में 0.09 सेकंड की देरी, और 0.04 सेकंड की देरी होती है हमें बंडल ऑफ फिश को क्रॉस करने में, ठीक है, बंडल ऑफ फिश को क्रॉस करने में। अगर हम सबको जोड़ दें तो लगभग 0.15 सेकंड की देरी हो जाती है ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स में पहुंचने के लिए, ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स में इंपल्स को पहुंचने में 0.15 सेकंड की देरी हो जाती है। इस देरी का फायदा है क्या है, इस देरी का यह फायदा है कि जब एट्रियम पिचकता है, पिचक रहा होता है, तब वेंट्रिकल खुला रहता है, वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, यानी पिचकेगा तो जो खून इसमें आना होगा आराम से आ जाएगा, जब ये पिचकेगा तो अओर्टा से होते हुए चला जाएगा सप्लाई, चला जाएगा सप्लाई में। अभी ये बात समझ में आ रही है क्यों एट्रियम और वेंट्रिकल अलग अलग पिचक रहे हैं, फूल रहे हैं, सिस्टोल डायस्टोल क्यों अलग अलग हो रहा है, क्योंकि यहां से यहां में इंपल्स आने में 0.15 सेकंड की देरी है, 0.15 सेकंड की देरी है। समझ में आ रही बात? वीडियो सुन के ऐसे हिंदी में लिख लेना। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया कि भाई दोनों साथ में हो गए तो क्या हुआ। हम जा रहे हैं, ठीक है, इधर से भी ट्रक आ रही है, इधर से भी ट्रक आ रही है, मच्छर मारा है कभी? क्या हो जाता है उसका? आप यहां टकराते हैं लेकिन वो निकल ऊपर जाता है, ठीक है। होगा क्या, दोनों एक साथ पिचक गए तो सारी जो आर्टरीज हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी है, सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना, सब क्या होंगे, रप्चर हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगे। हमें क्या करना है, एक पिचके तो उसका खून नीचे आ जाए, उसका एट्रियम पिचके तो वेंट्रिकल में खून को आना चाहिए, आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एट्रियम सिस्टोल में हो तो इसको डायस्टोल में रहना चाहिए, जब ये डायस्टोल ये सिस्टोल में आएगा तो एट्रियम को खुला रहना चाहिए ताकि इससे निकल के वापस जा सके, इससे निकल के वापस जा सके खून। अभी बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब ऊपर बॉडी में बेटा जी, यहाँ हार्ट से ऊपर से कोई मतलब नहीं है ना, ऊपर का मतलब कहाँ, बॉडी के अपर पार्ट में, बॉडी के लोअर पार्ट में। हार्ट से पंप किया तो कुछ हिस्सा बॉडी के ऊपर पार्ट में, अपर पार्ट में चला गया अओर्टा के द्वारा, और अओर्टा का कुछ हिस्सा चला गया बॉडी के लोअर पार्ट में। और जो अओर्टा, ध्यान से सुनिए हमारी बात, जो अओर्टा ब्लड की सप्लाई हृदय को देती है उसे कौन सी का क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, उसे क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी। और ज्यादा फैटी सामान खाने पर क्या हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हृदय के खून की सप्लाई रुक जाती है, और रुक जाने से हार्ट अटैक या हृदयाघात हो जाता है। और हृदयाघात होने से अगर ठीक से इलाज नहीं किया गया तो आदमी तो अब तक हम लोगों ने यह देख लिया है कि कैसे इंपल्स जो है ऐसे नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ फिश, और बंडल ऑफ फिश से पुर्गिंजे फाइबर में जाती है। हम अगर समराइज करके बात करें तो उसमें एक चीज ध्यान देंगे, सबसे पहले एक साथ एट्रियम सिस्टोल होगा, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, फिर एट्रियम डायस्टोल होगा। क्रम ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एट्रियम सिस्टोल,
फिर उसके बाद वेंट्रिकल, सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल, डायस्टोल, फिर एट्रियम, डायस्टोल होगा। यह एक साइकिल चलेगी, इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब हम यह बात करेंगे एक चीज और, ब्लड प्रेशर को सबसे पहले हाल्स नामक वैज्ञानिक ने नापा था। क्या होता है ब्लड प्रेशर? जिस प्रेशर से, जिस दबाव से ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसफर किया जाता है, शरीर में प्रवाहित किया जाता है, पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो 120-80 के आसपास नापा गया है। 120 सिस्टोलिक दाब है और 80 जो है डायस्टोलिक दाब होता है। इसे मिटा रहे हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, हार्ट में जो धक धक का साउंड आता है, जो धक धक का साउंड, एक्चुअली वो धक धक नहीं होता, वो लब दब साउंड होता है। लब और दब साउंड होता है, वो धक धक का साउंड नहीं होता। आइए दिखाते हैं। बच्चों, हृदय में लगभग 4 प्रकार के आवाज आपको सुनाई देती है। जो प्रथम प्रकार की आवाज है, अगर हम ध्यान दें, S1, S2, S3 और S4, यह 4 प्रकार की आवाजें आपको सुनाई देती। S1 क्या चीज है? जो धक धक की आवाज आपको हृदय में सुनाई देती है, बेसिकली वो LABB लब की साउंड है, और दब DABB दब की साउंड है। लब और दब की साउंड है, बेसिकली 2 आवाजें आपको सुनाई देती है, S1 और S2। S1 में लब साउंड। अगर हम आवाज को 4 भागों में बांट लें, जो हृदय में आने वाले हैं, 4 भागों में बांट लें, S1, S2, S3 और S4। S1 लब साउंड है, S2 दब साउंड है, S3 हृदय को भरने का साउंड आता है, S3 हृदय को भरने का साउंड होता है। ध्यान, वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हो रहा है, सिस्टोल अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे वेंट्रिकल सिस्टोल होना, पचकना शुरू हुआ। वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूं, ये वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूं। अगर ये वेंट्रिकल सिस्टोल होना जब शुरू हो रहा होता है, तो उस दौरान ये वाल्व और ये वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। ये क्या होते हैं? बंद होते हैं, वरना इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ चला जाएगा और इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें चला जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा में ही जाए, ऑर्टा में जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, ईश्वर नेचर ने क्या किया, इसको बंद कर दिया। इसको क्या किया? ऐसे बंद कर दिया। तो ये जो दरवाजे बंद होते हैं, ये जो दरवाजे बंद होते हैं, ये जो पहली आवाज है वो है लब साउंड की, S1 यानी कि लब साउंड। ठीक है, अब S1 ये लब साउंड आ गया। वेंट्रिकल जब पूरा क्लोज हो जाए, पूरा क्लोज हो जाए, पूरा सिस्टोल कंप्लीट हो जाए, तब जो साउंड आता है उसे दब साउंड कहते हैं। यानी हृदय में जो धक धक की आवाज आ रही होती है वो लब और दब साउंड है। S1 और S2 लब साउंड। वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू हुआ है, वेंट्रिकल सिस्टोल अभी स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट्स इनिशिएटिंग कंडीशन में है, तब आएगा दब साउंड जब वेंट्रिकल कंप्लीटली सिस्टोल कंडीशन में चला गया। वेंट्रिकल कंप्लीटली सिस्टोल हो गया, सिस्टोल हो गया, इसे कहेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन। ठीक, अब S3 और S4 क्या चीज है? वेंट्रिकल जो है यहां से यहां, कभी भी पानी हम भरते हैं तो जो हस की साउंड आती है वह है, वो हिस जो साउंड आती है, जो वेंट्रिकल एट्रियम से वेंट्रिकल में इसके थ्रू ब्लड के भरने की जो क्रिया होती है, उसकी जो साउंड है उसे हम कहेंगे S3 साउंड। S3 साउंड ये कैसी साउंड होती है? हिस, हिस नहीं आती हिस की साउंड, भर गया, तो ये उसमें भरता है, यहाँ पर ब्लड इसमें आकर के वेंट्रिकल्स में भर जाता है, इसे कहेंगे S3 साउंड। और अब चौथा क्या साउंड होगा? S4 क्या साउंड है? एट्रियम भी तो सिस्टोल करेगा। एट्रियम जब सिस्टोल करता है तो उसके एट्रियम के सिस्टोल की जो साउंड होती है, एट्रियम सिस्टोल किया, बच्चों को क्या क्या खुल जाना चाहिए, क्या बंद हो जाना चाहिए? इसके अंदर का जो दरवाजा होता है, ताकि ऊपर ना जाए, इसके अंदर का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहाँ जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये सब बंद हो जाने चाहिए ना बच्चों। ये सब बंद हो जाते तो जो इससे आवाज उत्पन्न होती है, एट्रियम के सिस्टोल की जो आवाज होती है, उसे हम S4 कहते हैं।
वो आवाज कैसे आती है? वो आवाज आती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा के बंद होने की आवाज है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा के बंद होने की आवाज है। ठीक है। अगर लब और दब साउंड में कोई समस्या आ रही है बच्चों, लब और, इसका मतलब ये है कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दरवाजे में कोई समस्या आ गई है। अक्सर लोग वाल्व का ऑपरेशन करवाते हैं, आप लोग सुने होंगे या नियर फ्यूचर में आप सुनेंगे, वह यही होता है कि वाल्व में बंद होने की कोई समस्या आ गई है, इसीलिए लब और दब की साउंड में चेंजेस आते हैं। कैसे चेंज आता होगा आप सोच सकते हैं, मरमराहट की आवाज आने लगे कि धक धक न करके मरमराहट की आवाज आने लगे, स्टेथोस्कोप लगा करके आवाज सुना जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारा जो वाल्व है वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हृदय की धड़कनों को नापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ECG भी कहते हैं। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज के लिए बस इतना।